डियर स्टूडेंट, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। मूल बिंदु से 0.11 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से 11 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन ले रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। इस समय क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूँगा। तो आप जानते हैं कि यदि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो ए बी कैसे दिया जाएगा? ए और बी के बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो वो निकलता है डियर स्टूडेंट x2 माइनस x1 स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करिए, स्क्वायर करिए, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यह है फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक x1 y1 हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी इस फॉर्मूले से दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो किस किस के बीच की दूरी। मूल बिंदु, आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ठीक हो गया। अब किस किस के बीच के डिस्टेंस चाहिए? ओरिजिन 0, 0 मूल बिंदु, और दूसरा बिंदु है 1, 1। मैंने कहा एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1। तो OP आप कैसे निकालेंगे? OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0, x2 माइनस x1। तो 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? OP इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको लिख दीजिए इकाई। इकाई मतलब कोई भी इकाई हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी। तो जब दिया नहीं है किस में है तो हमने इकाई लिख दिया। तो वर्गमूल 2 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, 2 लाइन का आंसर है डियर स्टूडेंट ये। ठीक है, तो इस मूल बिंदु और 1, 1 के बीच की दूरी ये हो जाएगी। तो आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं कि मूल बिंदु और बिंदु 1,1 के बीच की दूरी बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, या इकाई लिख दीजिए। बस ये आंसर हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहीं पर आंसर आ गया। लंबा ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन नंबर 5 करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं
हो सकती हैं। तो चलिए मैं एक वृत्त यहाँ पर खींच लेता हूँ। ये कोई सर्किल है, ये कोई वृत्त है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये कोई सर्किल है। वो कह रहे हैं कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। माना मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये है P पॉइंट, इस पर जो स्पर्श रेखा होगी वो कैसी होगी, ऐसे होगी, बिल्कुल स्पर्श करते हुए, ठीक है, बिल्कुल मिलते हुए जाती है ये। और इसी के सीध में बिल्कुल माना एक Q पॉइंट है, बिल्कुल इसके सीध में अगल बगल इधर उधर कहीं नहीं, तो एक समांतर रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं। तो दो समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लेते हो तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो एक समय पर आप कह सकते हैं कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप कहेंगे कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर आप जानते हैं, उनके बीच की दूरी हर जगह समान बनी रहती है। तो यहाँ पर उत्तर हो गया एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं, एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। यही मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो चलिए, क्या कहा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। माना एक समांतर स्पर्श रेखा ये है, तो इसके समांतर यहां से जाएंगे तब भी दो ही आएंगे वो, ठीक हो गया। इसके समांतर ये है, इसके समांतर, इसके अलावा इसके समांतर कोई और नहीं है, ऐसे खींचोगे तो समांतर नहीं कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। आप देखिए क्वेश्चन को, यदि PE इज इक्वल टू 0.05, PE मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, कोई घटना E है उसकी प्रायिकता है 0.05। तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट, ठीक हो गया। E नहीं, ये तो E की है और ये E की नहीं है। तो E नहीं को मैं कैसे डिनोट करता हूं, E नहीं, आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा, E नहीं को लिखते हम E ऐसे नोट करके, ये, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसी घटना की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है। जैसे मैंने सिक्का फेंका, एक कॉइन टॉस किया, हेड गिरने की प्रायिकता और हेड न गिरने की प्रायिकता, तो हेड गिरने की प्रायिकता 1/2 और हेड न गिरने की प्रायिकता भी 1/2, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 हो गया। किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के न होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E नॉट मतलब E नहीं को क्या कहेंगे, E नॉट, इस रूप में डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको दिया हुआ डियर स्टूडेंट 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05, तो 1 से माइनस कर लो 1.00 माइनस 0.05, माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 यहाँ पर हो गया 9, 0.95 हो जाएगा। तो PE नॉट आ गया डियर स्टूडेंट कितना, 0.95 हो गया। तो मेन बात क्या है, किसी घटना की प्रायिकता
किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के न होने की प्रायिकताओं का सम 1। घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना न होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया घटना न होने की प्रायिकता। तो अब मैं यहां पर इसका आंसर लिख लेता हूं, ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0.95। ये हो गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 8 3 -2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एपी क्या है 8 3 -2 और उसका 10वां पद चाहिए। ये आपको दिया हुआ है कि ये एपी है, एक समांतर श्रेणी है, तो इसका मतलब प्रथम पद ये है। प्रथम पद एपी का क्या हो जाएगा 8। ये फिर क्या निकालते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, उसको दिखाते हैं डी से। कैसे निकलेगा, एपी है तो सार्वंतर कैसे निकलेगा, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, तो 3 - 8 दिस इज इक्वल टू -5। ठीक हो गया, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। 10वां पद, अब nवां पद का सूत्र आप जानते हैं, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी का nवां पद इस सूत्र से निकलता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र आप जरूर लिखें, ठीक है। अब जब सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, तो उससे भी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर समझ जाते हैं कि उस बच्चे ने पढ़ा है। ठीक हो गया, तो Tn, n मतलब 10वां, Tn मतलब यहाँ पर nवां पद है, n की जगह पे क्या है पर 10 है 10, तो T10 इज इक्वल टू ए कितना है 8 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5, n की जगह 10 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए कितना हो जाएगा T10 10वां पद बराबर, ये तो 8 है प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू -5, ठीक है। 10 माइनस 1 9, 9 इंटू -5, तो T10 इज इक्वल टू 8 प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई माइनस और 9 5 जा 45, ठीक है। तो -45 प्लस 8 माइनस 45 कितना होगा, +8 मतलब आपके पास माना 8 रुपया है और 45 रुपये का आपने उधार देना है कहीं, तो कितना रुपये उधार रह गया आपके ऊपर, 8 आपने दे दिया इसमें से, तब भी 37 रुपीज़ उधार रह गया, मतलब 37 रुपीज़ आपको और देने हैं वहाँ, तो -37, ठीक है। तो 10वां पद कितना हुआ, आपसे बोला जा रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ उत्तर लिख लेता हूँ। 10वां पद कितना हो गया डियर स्टूडेंट, दिस इज -37 हो गया 10वां पद, ठीक है। अब चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। तो समझिए, आप आजकल खूब मेहनत करिए, बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक हैं। स्ट्रेस लेस होकर के, फियरलेस होकर के, ठीक है, ध्यान से आप अपना काम करिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन या उसका आंसर दे रहा हूं। बहुपद px के लिए, कोई बहुपद है px,
y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये है पी एक्स का ग्राफ, ये पी एक्स है, ठीक है। किसका ग्राफ है? पी एक्स का ग्राफ है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आता है 1 मार्क्स का। तो पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां लिख देता हूं मैं, पी एक्स के शून्यकों, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसके कितने शून्यक होंगे आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है वही शून्यकों की संख्या हो जाती है, ठीक है। या ये प्रश्न कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस ग्राफ पी एक्स का मान कितनी बार 0 हो रहा है, तो मतलब वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। एक्स एक्सिस को उसने यहां पर भी काटा, एक शून्य के हो गया, एक शून्य मतलब पी एक्स शून्य हो रहा है यहां पर। एक बार फिर एक्स एक्सिस को यहां पर काटा, एक शून्य के है, वो एक्सिस को काट रहा है, वो एक्सिस वाला नहीं गिनना है। एक्स एक्सिस को कहां कहां काट रहा है, एक शून्य के यहां पर, एक शून्य कहां पर, एक शून्य के और एक शून्य के। इस ग्राफ ने, इस पी एक्स ने एक्स एक्सिस को 4 बिंदुओं पर काटा, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। मतलब पी एक्स का मान 4 बार 0 हुआ। शून्य बोल रहा है ना, पी एक्स का मान कितनी बार 0 हुआ इस ग्राफ में? एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, ये इतने शून्य। तो सिंपल सी बात है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, अरे वाई अक्ष है, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वह संख्या उसके शून्य कहलाती है। तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 जगहों पे काटा है, यहां पर 2, 3 और 4। तो इसके शून्य कितने हो गए? 4। ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट। द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक बोलो, इंग्लिश बोलते हैं जीरोस, या इसके मूल बोलिए, ठीक है, या इसके हल बोलिए, एक ही बात होती है। इसके शून्यक चाहिए। शून्य का मतलब हुआ कि x के किन किन मानों के लिए यह बहुपद, ये बहुपद है, समीकरण नहीं है, ये है बहुपद, ठीक है, बहुपद है ये बहुपद है। समीकरण कब हो जाएगा? जब इज इक्वल टू कुछ होगा, शून्य होगा या कुछ और होगा, तब ये समीकरण बनेगा। अभी क्या है? बहुपद है, ठीक है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह होता है। तो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का अर्थ हुआ बच्चों कि x के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। समझ में? इसका मान शून्य चाहिए, x के वो मान हमको निकालने हैं। तो चलिए अब यहां से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक हो गया। 2 से लेकर के 9 तक आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, x² + 7x + 10। मैं इसके गुणनखंड करता हूं त्रिपदी से। गुणनखंड कैसे होंगे? इसका इसका गुणा करेंगे, 10 और x² का गुणा हुआ 10x², ठीक है। इसके 2 ऐसे भाग करेंगे, इसके 2 ऐसे पार्ट करेंगे कि जोड़ या घटा करके 7x और गुणा करके 10x²। तो 7x को मैं क्या लिख सकता हूं? 5x + 2x। 7x को क्या लिख सकता हूं? 5x + 2x।
5x प्लस 2x कितना हो गया 7x, और 5x और 2x का गुणा कितना हो गया 5 दूने 10, x का गुणा x स्क्वायर, तो हो गया 10x स्क्वायर। ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए, जैसे 5x 2x, और इन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई गुणा हो गया 10x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। 7x को मैंने 5x प्लस 2x लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ पर कितना बचा 5 प्लस यहाँ देखो 2 कॉमन हो गया, तो x प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 5। ठीक हो गया। अब x प्लस 5 कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 5 कॉमन है, यहां पर छूट जाएगा x प्लस यहां पर छूट जाएगा 2। ठीक है, ये कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया x, ये कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया 2x प्लस 2 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देखो इसका मान शून्य है, वो कह रहा है ना शून्यक, तो इसका मान शून्य होना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, और आप देख रहे हैं कि इसी के बराबर तो ये है। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर है ये। अब इसका मान शून्य होगा तो ये भी शून्य होगा। ठीक है ना, मतलब इसको 0 रखेंगे आप, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 को 0 कर लीजिए। अब 2 का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। 0 गुणा ये बराबर 0, 0 गुणा ए बराबर 0, दोनों 0 हो जाएंगे तब भी गुणा 0। तो बच्चों अब आप देखो, यदि ये वाला 0 है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ 5 वहां जाएगा तो x इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, और यदि ये वाला 0 है, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ +2 वहां जाके क्या हो जाएगा -2। तो x की 2 वैल्यूज निकल गई, x के 2 मान निकल गए, एक निकला -2 और एक निकला -5, जिस पर इसने शून्य हो जाना है। अब -2 रख के देखो, -2 का स्क्वायर +4 प्लस 7 इंटू -2 -14 प्लस 10, 10 प्लस 4 14, 14 -14 हो गया 0। ऐसे ही -5 करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस 7 इंटू -5 -35 और प्लस 10 ये वाला, तो इसको प्लस करेंगे 35 -35 हो गया 0। तो x के 2 मान ऐसे हैं, कौन कौन, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -2, जिस पर इसका मान शून्य हो रहा है। तो इसके शून्य कौन कौन हो गए, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5। तो 2 शून्य हो गए डियर स्टूडेंट इसके। अब यहां पर मैं आंसर लिख लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक, 10 के शून्य को हो जाएंगे -5 व -2। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस रूप में आपने जीरोज निकाले, शून्य निकालने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूँ डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक हो गया, चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से आप करिए। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यामिति का क्वेश्चन है ये। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से आप करें डियर स्टूडेंट।
इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क्स का बोर्ड में आता ही आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति में, ये आकृति दी हुई है, DE समांतर का चिन्ह है, ये पैरेलल, DE समांतर है BC के, DE और BC के आपस में समांतर हैं, DE इज पैरेलल टू BC, तथा और भी क्या दिया हुआ है, ये इसके समांतर है, तथा AD बटे DB बराबर है, बराबर कितना है, 2/3 है, और EC ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, EC ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपने निकालना AE का मान। ठीक है, तो ध्यान रखना कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड या खींचा गया रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ये इसके समांतर है, दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास है DE समांतर है BC के, DE और BC आपस में समांतर हैं। तो प्रमेय क्या कहते हैं, थ्योरम क्या कहती है कि इसने इस भुजा को 2 भागों में बांटा, तो उसमें जो अनुपात होगा वही अनुपात इसने इस भुजा को जिस अनुपात में बांटा होगा वो अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात AD बटे DB, ठीक है, बराबर AE बटे EC। ठीक है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब ये तो दिया हुआ है आपको, AD बाई DB क्या दिया हुआ है, 2/3, तो ये तो 2/3 है, इज इक्वल टू AE का मान हमको ज्ञात करना है, ये मालूम नहीं है, और EC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब AE का मान निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो AE कितना होगा, AE बराबर 6 की गुणा यहाँ 2 गुणा गया 6/3, 6 के यहाँ गुणा हो जाएगी, 2 गुणा गया 6/3, काट लीजिए, 3 दूने 6, तो AE इज इक्वल टू 2 × 2 हो गया 4 सेंटीमीटर। तो AE का मान दर्शन कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना, बस इसी से होना है सब। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, SCF 306 का और 657 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF 306, 657 का 9 दिया हुआ है, तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य 306, 657 ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मिलते हैं बच्चों, तो ध्यान से आप समझिए। एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ HCF AB का HCF इंटू LCM AB का वो होता है A इंटू B। अब मैं इस सूत्र को समझाता हूँ, दो संख्याओं का HCF गुणा गया दो संख्याओं का LCM, मतलब HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, याद रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, मॉस ऑफ गुणा लॉस ऑफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ठीक है, ए और बी का HCF गुणा गया ए और बी का LCM बराबर क्या होता है, इन संख्याओं के गुणा के बराबर। तो सेम यही लगाते हैं यहां पर। आप देखो क्या है, ए की जगह क्या है
306, बी की जगह क्या है 657। तो अब इसी पर फॉर्मूला लगाता हूँ, HCF किसका 306 657 इंटू LCM, ये LCM किसका 306 657, इसका HCF इंटू इसका LCM इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया, A इंटू बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 306 इंटू 657, 306 और 657 का HCF गुणा गया 306 और 657 का LCM बराबर 306 गुणा गया 657। अब HCF क्या है, HCF है 9, ये 9 है, 9 इंटू LCM 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। ये तो दिया हुआ है हमको, इसकी वैल्यू 9 है, मैंने इसकी जगह लिख दिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इन 9 से इसको काट लीजिए, 9 सत्ते 63, 2 आ गया 27, 9 27। तो LCM 306 और 657 का हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए। अब यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 306 इंटू 73, 3 6 18, 8 6 18, 1 3 शून्य के शून्य और फिर 1 हो गया हासिल, 3 3 9, एक अंक छोड़ लीजिए, 7 छके 42 और 7 21, अब जोड़ लीजिए इसको 8, ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 और 1 3, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2 2। तो ये आ गया LCM हो गया डियर स्टूडेंट 306 और 657 का LCM हो गया 22338। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 22,338 आ गया, 22,338। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल नंबर। आप जानते हैं अपरिमेय संख्या कौन होती हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 और भी सो मैनी। तो इस प्रश्न का, ये प्रश्न आपको अक्सर बोर्ड के पेपर में मिलता है इस टाइप का। तो कभी क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है, और सबको हल करने का एक ही तरीका है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, यदि वर्गमूल 3 नहीं वर्गमूल 2 होगा, वर्गमूल 5 होगा, वर्गमूल 7 होगा, तो आप इसी रूप में एग्जाम में कर लेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं डियर स्टूडेंट, वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, पर हमें सिद्ध कैसे करना है, मैं मान लेता हूं इसका कॉन्ट्राडिक्शन, इसका विरोधाभास में मान लेता हूं कि माना, इसका एक फिक्स तरीका है, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है,
माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, मैंने मान लिया इसको परिमेय। तो यदि ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? आपने पढ़ा है कि वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रख सकें, जहां Q का मान 0 न हो तथा P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तो वो संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी संख्या को जब हम A/B के रूप में रखें, जहां A और B क्या है सॉरी A और B पूर्णांक हैं तथा B का मान 0 नहीं है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे परिभाषित करते हैं ना। तो मैं क्या मान रहा हूं? माना स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू A/B। ठीक है, जहां A व B पूर्णांक हैं और सहअभाज्य हैं सहअभाज्य क्या हुआ? सहअभाज्य क्या हुआ? जैसे 3 और 4 सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, सार्वगुणनखंड केवल 1 होता है, उनको कहते हैं सहअभाज्य। जैसे 3 और 4, इनका कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड, सार्वगुणनखंड 1 होगा। 1 इंटू 3, 4 को क्या लिख देंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2, तो कॉमन फैक्टर क्या? 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ये सहअभाज्य संख्याएं आप 5-6 कर सकते हैं। ठीक है, आप 7-8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो A और B पूर्णांक हैं जहां, और A और B पूर्णांक हैं और सहभाज्य हैं। A B पूर्णांक भी हैं, सहभाज्य भी, क्योंकि मैंने इसको परिमेय माना है। एक बात आपसे और कह दूं कि माना कहीं पर 4/6 लिखा हुआ है, तो भिन्न को ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है। आपको भिन्न को लोएस्ट फॉर्म में रखना है, निम्नतम रूप में। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2/3। ये परिमेय है क्योंकि ये सहअभाज्य है। 2 और 3 क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, और 2 और 3 सहअभाज्य भी हैं। कोई केवल फैक्टर 1 कॉमन है, 1, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो परिमेय संख्या हमेशा इस रूप में लिखी जाती हैं, A/B के रूप में, जहां B का मान 0 नहीं होना चाहिए, और A और B क्या है? ये दोनों पूर्णांक हैं और सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मैंने अभी आपसे बात कर ली है। सहअभाज्य मतलब जिनका सार्वगुणनखंड केवल 1 है। ठीक है, अब आप देखो, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो A का मान निकल जाएगा। A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3B, इसे गुणाया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लेता हूँ। A का वर्ग क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3B का स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हुआ? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाता बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 3B स्क्वायर। A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। इसका मतलब A स्क्वायर 3 से विभाज्य है। A स्क्वायर में 3 से भाग चला जाता है। A स्क्वायर का मान है ना 3B स्क्वायर, तो इसका मतलब A स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे मैं माना लिखूं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6,
तो ये 12 किससे विभाज्य है? 2 से, ठीक है ना। तो इसी रूप की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो आप देखो ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, और एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि यदि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसका अर्थ होता है ए भी 3 से विभाज्य है। एक प्रमेय है आपकी बुक में कि यदि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। अब जब ए 3 से विभाज्य मतलब ए में 3 से भाग चला जाता है, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, माना ए इज इक्वल टू 3c, क्योंकि 3 से विभाज्य उसमें 3 से भाग जाता है, इसका मतलब मैं उसको ए को इस रूप में लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 3c, ठीक है। अब आप देखो यहाँ मेरे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो ए की वैल्यू जब 3c आ गई तो मैंने ए की जगह पे क्या रख दिया, 3c रख दिया। तो 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। 3c का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 का भाग कर लीजिए, 3 3 9, 3c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3c स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। b स्क्वायर में 3 से भाग चला जाता है, b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। b स्क्वायर 3 से विभाज्य, तो प्रमेय क्या कहती है, b भी 3 से विभाज्य होगा, b भी 3 से विभाज्य होगा। अब दो चीजें आ गई, a भी 3 से विभाज्य होगा और b भी 3 से विभाज्य होगा। इस a में भी 3 से भाग जा रहा है और इस b में भी 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब a व b का सार्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड 3 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यदि सार्वगुणनखंड ए और बी का 3 होगा तो इसका मतलब ए व बी सहअभाज्य नहीं होंगे, सहअभाज्य नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि सार्वगुणनखंड क्या निकल गया, 3, तो ए और बी, जबकि क्या निकलना चाहिए था, 1 निकलना चाहिए था। तो सार्वगुणनखंड ए और बी का क्या निकल गया, कॉमन फैक्टर 3। तो इसका मतलब ए और बी सहभाज्य नहीं होंगे। अब जब ये सहभाज्य नहीं होंगे तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे बनेगी, नहीं हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये गलत क्यों आया, हमने जो यहाँ माना उसका रिजल्ट यहाँ गलत हो गया। हमने यहाँ कहा कि ए और बी सहभाज्य हैं और यहाँ बात आ गई कि ए और बी सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ, यह त्रुटि क्यों आई, यह त्रुटि, ये जो त्रुटि ना, गलत बात आ गई लास्ट में, यह त्रुटि इसलिए आई, यह त्रुटि इसलिए आई कि हमने वर्गमूल 3 को क्या मान दिया, हमने वर्गमूल 3 को क्या मान दिया, परिमेय संख्या मान दी, ठीक है। यह त्रुटि इसलिए आई कि हमने वर्गमूल 3 को परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या माना, ठीक है। ऐसा गलत बात यहां पर क्यों आई, इसी बात को जो हमने यहां कहा था कि सहभाज्य, यही बात गलत होके यहां पर आ गई, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब हमने ये गलत माना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब, ठीक है, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि गलत आ गया ना लास्ट में। तो इसका मतलब
वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। समझ में आ गया? हमने इसको परिमेय माना तो ए और बी क्या है, सहभाज्य होंगे, यहाँ ए और बी सहभाज्य नहीं निकले। इसका मतलब ये गलती कहाँ हुई, शुरू में ही गलत हो गया, हमने इसको गलत मान लिया कि ये परिमेय है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए आप? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा वाला पार्ट है। पेपर में कुछ आंतरिक विकल्प दे रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपरिमेय संख्या, या है ना, और उसमें ये अथवा है, या तो वो करना था या आपको ये करना है। पेपर में माना आपको दोनों आ गए तो एक ही करना है आपने, जो ज़्यादा अच्छे ढंग से आता है। यदि आपने दोनों कर दिए तो आपको अंक एक में ही मिलेंगे, दोनों में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। और आपका अननेसेसरी टाइम भी खर्च हो जाएगा ज़्यादा। तो अथवा वाले क्वेश्चन में एक ही पार्ट करना है, या तो जैसे मैंने अभी किया वाला वो वाला या ये वाला। ठीक है, अभी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n प्राकृत संख्या है, 4 टू द पावर n, n प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। मतलब n का वह मान बताइए जिसके लिए 4 टू द पावर n बराबर 0, 4 टू द पावर n का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। ठीक है, तो कोई किसी संख्या का मान, कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है, जैसे मैंने कहा 20 0 पे समाप्त हो रही है, तो ये 5 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि इकाई अंक 5 है या 0 है तो 5 से विभाजित होती है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही मतलब है कि 0 पर समाप्त होते मतलब इकाई अंक क्या हो, 0 हो उसका। तो 4 टू द पावर n को देखो डियर स्टूडेंट आप, मतलब यदि संख्या 4 टू द पावर n 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों एक बात आपको याद रखना है कि जिन संख्याओं में 5 से भाग जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को इकाई अंक में 0 होता है उनमें 5 से भाग जाता ही जाता है। तो 4 टू द पावर n यदि 0 पर समाप्त हो रहा है तो वह 5 से विभाजित तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि 4 टू द पावर n के गुणनखंड में, ठीक है, संख्या 5 आनी चाहिए। इसका अर्थ है कि 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा और बढ़िया से इसको समझाता हूं, ध्यान से समझिए आप। माना मैंने कहा 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये भी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और एक अभाज्य यहाँ पर 5 हो गया। मैं लिखता हूँ 30, तो आपने लिखा 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5, 5 3 जा 15 2 जा 30,
तो यदि इकाई का अंक 0 है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ये अभाज्य गुणनखंड है सब। अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, अभाज्य गुण क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब मैं आपसे और बात करता हूं 4 टू द पावर n। अब आप देखो इसमें क्या आता है कि नहीं आता है। बात यह है ना कि 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो अभी तक मैं क्या कह रहा हूं, यदि संख्या 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। इसका अर्थ है कि 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है, पर यह संभव नहीं है क्योंकि परंतु यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 टू द पावर n को मैं क्या लिख दूंगा डियर स्टूडेंट? देखो 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर और पावर n, 2 का वर्ग क्या 4, और पावर की गुणा हो जाती है तो ये हो गया 2 टू द पावर 2n। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या हो गया? 2 टू द पावर 2n। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ 2 टू द पावर 2n का? जैसे मैंने 2 टू द पावर 4 लिखा तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू द पावर मैंने माना 5 लिखा या मैंने लिखा 6 तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही होगा। ठीक है, ठीक है, इसका अर्थ है कि 4 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड 4 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 आ सकता है। ठीक है, और गणित के आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम। आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम में बच्चों आपने आधारभूत प्रमेय में पढ़ा है। आधारभूत प्रमेय क्या निश्चित कराती है कि 4 टू द पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यदि आप इस रूप में इसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट कि 4 टू द पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 2 के अतिरिक्त, यहां लिख देता हूं इसके ऊपर, कोई अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यहां पर उदाहरण भी दे दिए 2 टू द पावर 4 करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 टू द पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूं इसको, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2 टू द पावर 4 बराबर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये भी तो उसी रूप में है 2 टू द पावर समथिंग ना। n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 2 टू द पावर 2, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 टू द पावर 6,
n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 2 टू द पावर 9, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 2 टू द पावर 8। तो 2 टू द पावर 8 क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम, 8 टाइम, तो 5 तो वहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके फैक्टर केवल 2 ही होगा। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 ही होगा। इसलिए मैं लिख लेता हूं कि 4 टू द पावर n में n का ऐसा कोई मान नहीं होगा। इसका मतलब 4 टू द पावर n में n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिससे 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थ्योरी तो मैंने आपको समझा दी। एक बार फिर एक दो बातें आपको और कहता हूं। जैसे ही मैंने लिखा ना 4 टू द पावर n को मैंने क्या लिखा, ये 2 का स्क्वायर टू द पावर n, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया 2 टू द पावर 2n हुआ। अब n लिख लो, अब n बराबर 1, तो 2 इंटू 2 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया ना। n बराबर 2, तो 2 टू द पावर 4 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कहीं भी 5 नहीं आएगा। तो n का कोई मान आप रख लो, n का आप कोई भी मान रख लो, n प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 अप टू सोन, केवल अभाज्य गुणनखंड इसके विस्तार में 2 ही होगा। तो इसका मान कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे मैंने माना n इज इक्वल टू 3 किया, तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू 3 करूंगा तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 3, तो 2 टू द पावर कितना हुआ 6। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, इकाई के अंक में 4, कहीं भी शून्य नहीं आएगा। और भी आप n के जितने मान भी लेंगे 4 टू द पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, उसका इकाई का अंक कभी शून्य नहीं आने वाला। बस इस रूपी क्वेश्चन करना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान से करें आप काम।